ज्योग्राफी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी ज्योग्राफी के अंदर, और उसके अंदर एक चीज़ थी जो बड़ी खासियत भरी थी कि फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ सूरज के बनने के बाद में बनती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा बहुत कुछ ऐसा, अगर याद होगा, रिवीजन किया होगा तो बहुत अच्छे से याद होगा। सूरज क्या करता है? क्यों भैया, सूरज क्या करता है? एनर्जी देता, भैया बोल रहे हैं पीछे से बैठ के। सूरज क्या दे रहा है? किस प्रकार की एनर्जी दे रहा है? ग्लूकोज दे रहा है। फिर विटामिन सी, विटामिन डी दे रहा है, बस एक ही विटामिन डी दे रहा है ये, और कुछ नहीं दे रहा। क्या दे रहा है? ओके, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ और ठीक है, ये रेडिएशन हो गया। ओके, ये सूरज का काम है। अर्थ जब बनी थी तो एक थ्योरी हमने बहुत ज़्यादा गहराई में जाके पढ़ी थी, प्लैनेटेसिमल थ्योरी। प्लैनेटेसिमल थ्योरी क्या कहती है कि एक छोटा टुकड़ा दूसरे से टकराया, दूसरा तीसरे से टकराया, तीसरे चौथे से टकराया, खूब ज़्यादा गर्म हो गया, ऐसा ऐसा कुछ पड़ा था। तो अर्थ के अंदर एक तरह की हीट मौजूद है जिसे कहते हैं प्राइमॉर्डियल हीट। उस समय जब बनी थी तब की ये हीट मौजूद है, इसके अंदर एनर्जी मौजूद है। अब ये जो एनर्जी है, सूरज की लगातार एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ तक आती है, रेडिएशन। साथ ही साथ में अर्थ कुछ अपने नेचुरल मूवमेंट करती है। एक पहला मूवमेंट होता है जो वो सूरज के चारों तरफ घूम रही होती है। सूरज के आसपास जब ये घूम रही है ये रिवॉल्व कर रही है, और साथ ही साथ में ये अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज के सेशन के लिए ज़रूरी हैं। बोले ये कहाँ से क्यों ज़रूरी होंगे? देखिए, सूरज की गर्मी पड़ रही है तो सूरज अर्थ के ऊपर उसकी लोकेशन के हिसाब से गर्मी देता है। ये भी हमने समझाया था आपको, एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, उसके अंदर बहुत सारी पॉइंट्स रखे थे। जहाँ पर जिस जगह पर सूरज की गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इसका मतलब है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। अब एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा हो सकती है उस इलाके के अंदर। अब गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ की हवा तपेगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी, वो धरती की सतह से ऊपर की ओर उठने लगेगी, दूसरी जगह की ठंडी हवाएं आने लगेंगी। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि किसी चीज़ को अगर हम वैरी करते हुए मेजर कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हुआ हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ मूव करना, डिफरेंस के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना। पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए। पानी अगर किसी ऊंचाई वाले स्थान के ऊपर है और वहां से वो बहना चालू करेगा तो वो लो पॉइंट की तरफ बहेगा, ये ग्रेडियंट हो गया। इसी तरह से किसी जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा है और किसी जगह पर टेम्परेचर कम है, तो कम टेम्परेचर की जगह से हवा ज़्यादा टेम्परेचर की जगह पर चलना चालू करेगी, इसे भी ग्रेडियंट कहते हैं। इसी तरह से हमने अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जब देखा था, क्रस्ट, मैंटल और कोर, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसके अंदर हमको मालूम था कि मोल्टन सिस्टम है और इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस है। अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या करता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मैग्मा फ्लो करता है, जिसे कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल, बहुत सारे टर्म्स आ गए एनर्जी से रिलेटेड। अब ये जो एनर्जीज हैं, इसी में एक और एनर्जी जुड़ जाती है, एक और ग्रेडियंट जुड़ जाता है जिसे हम प्रेशर का भी कहते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। वॉल्यूम के अंदर भी इसका फर्क पड़ता है। अगर प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वो प्रेशर रिलीज अगर होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पीवीटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है और यही पीवीटी सारा खेल करेगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता था, बचपन में रटा होगा आपने, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओके, यहाँ पर दो तरह के फोर्सेस लागू होते हैं। एनर्जी पता चल गई, इस एनर्जी से अब फोर्सेस बनना चालू होते हैं। एक होगा जो धरती की सतह के अंदर होगा, एक होगा जो धरती की सतह के बाहर होगा। अंदर वाले को हम बोलेंगे एंडो और बाहर वाले को हम बोलेंगे एक्सो। इतना सिंपल है। अब एंडो और एक्सो वाला जो मामला आता है, इसके अंदर इन सारी चीज़ों को एक ही नाम दिया जाता है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। और एक होता है जिसे हम कहते हैं सडन
तो सडन फोर्सेस वो होती हैं जो सडनली एक्सप्लोड होकर बाहर मिलती हैं। एक्चुअली वो सडनली एकदम से नहीं होती, वो बहुत लंबे समय तक बिल्डअप होती हैं और फिर रिलीज़ होती हैं। जिस तरह से अगर आपने एक रबर बैंड को खींचा 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 और वो टूट जाता है, तो उसी तरह से एक तरह की फोर्स होगी जो फट से फूट जाएगी, इसको हम कहेंगे सडन इरप्शन। इसमें अर्थक्वेक्स और वोल्कानोज आते हैं जहां एनर्जी का रिलीज सडन होता है। तो सडन फोर्सेस जब एनर्जी रिलीज करती हैं तो वो बाहर की तरफ हमको पता चलता है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। लेकिन ये जो है ये फोर्स आ रहा है एंडोजेनिक, धरती की सतह के अंदर से। इसी तरह से धरती की सतह के अंदर ऐसा प्रोग्रेस, ऐसा प्रोसेस जो स्लोली 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 हो रहा है, मध्य आंच पे रखा हुआ है और दाल पक रही है। पहले तो दाल गलाई और सिगड़ी के ऊपर उसको पकाया, मज़ा ज़्यादा आएगा। सो यहाँ पर हमें एक और तरह का फोर्स मिलता है जिसे कहते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्स। ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्स है ये स्लो होता है, ये फास्ट ऑनसेट होता है, यानी इसकी एनर्जी धीरे 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 निकलती है, कई बार लाखों सालों में, कई बार करोड़ों सालों में। वेरी स्लो प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, इन्हीं प्रोसेस के अंदर डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस दो तरह से बट जाते हैं। पहला वाला फोर्स होता है एपिरो और दूसरा होता है ओरो। एपिरो ओरो, ये ओरो वर्ड याद रखना है, ये माउंटेन से जुड़ा हुआ है, यानी ग्रेडियंट डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड, हाइट बढ़ाने का काम है। एपिरो का मतलब है बहुत बड़े लैंडमास को ऊपर करना, नीचे करना। सो एपिरो और ओरो के अंदर जो खेल है, एपिरो का फोर्स इस तरह से चलेगा, ओरो का फोर्स इस तरह से लगेगा, या इस तरह से, नहीं वही तो बनाया, या इस तरह से, यानी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग फोर्सेस। सो ये खेल है दोनों के बीच में, एक वर्टिकल मूवमेंट को डिनोट करता है और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को डिनोट करता है। वर्टिकल मूवमेंट के अंदर बड़े बड़े लैंड मासेस ऊपर उठ सकते हैं और बहुत बड़े लैंड मास नीचे दब सकते हैं। कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरा कॉन्टिनेंट चढ़ सकता है। इसका एग्जांपल अभी की रीसेंट डेवलपमेंट के अंदर बोला जा रहा है कि यूरोप इज सिटिंग ऑन अनदर कॉन्टिनेंट, उसके अंदर बीच में कॉन्टिनेंटल डिफरेंस है। सो मे बी मे नॉट बी। एपिरो के अंदर वही वाली चीज, या तो ये ऊपर उठेगा या वो नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर उठ रहा है तो धरती की सतह के नीचे से पूरा फोर्स इस तरह से लग रहा है कि वो उसे अपलिफ्ट कर रहा है। तो पहला हो गया अपलिफ्टमेंट, बहुत बड़े एरिया का, पूरा कॉन्टिनेंट या पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कंप्लीट कॉन्टिनेंट ऊपर उठ सकता है या उसका एक हिस्सा ऊपर उठ सकता है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, सो इंडिया जब टूटा था और एक आइलैंड बन गया था, और ये जब हॉट स्पॉट्स के ऊपर से गुजर रहा था, तो इसके अंदर डेंसिटी के अंदर चेंजेस आना चालू हुए। इन डेंसिटी चेंजेस से ये सिंक होना चालू हुआ, तो इंडिया का, आइलैंड इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया था। एक और चीज़ अगर हम यहाँ पर बोलें तो, हालांकि वो इसमें आएगा एग्जाम्पल, मेघालय प्लेटो जो है वो प्लेटो आइलैंड के फॉर्म में था, पूरा सपाट हो चुका था, फिर से वो इमर्ज होना चालू हुआ, तो आज वो हिली फॉर्म में आ चुका है। तो प्लेनेशन का प्रोसेस होता है, ये होगा आपका सबमर्जेंस, कोई सा हिस्सा पानी के भीतर चला जाए। तो ये दो हिस्से होते हैं जिन्हें हम एपिरो में लेते हैं। सो वर्टिकल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय एपिरो और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, नहीं हाथ खड़ा करा तो हमने कहा पूछ, ओके। अब ओरोजेनिक के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ों में कौन कौन सी आ जाती हैं? बड़ा सिंपल सा है कंसेप्ट। पहला वाला बनेगा आपका फोल्ड माउंटेन, दूसरे वाले के अंदर बनेंगे फॉल्ट्स या ब्लॉक माउंटेन। ये लैंडफॉर्म्स हैं। तो ऑर्डर अगर हम देखते हैं रिलीफ के, जो फिजिकल फीचर के रिलीफ हैं, उसमें फर्स्ट ऑर्डर बनता है यहाँ से कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मेशन बनता है यहाँ से किस चीज़ों में? माउंटेन्स के अंदर, प्लेन्स, प्लेटोज में, नॉट प्लेन्स में, माउंटेन्स एंड प्लेटोज। सो ओरोजेनिक किस तरह से होगा? तो ओरोजेनिक के अंदर दो तरीके होंगे। पहला होगा, दो तरह का फोर्स लगेगा। एक बलून लीजिए और उसे फुलाना चालू करिए, तो आप जब बलून के अंदर हवा भरेंगे तो हवा कंप्रेस होगी और वो बलून की सरफेस को बाहर फुलाती चली जाएगी, और वो जब दबाएंगे आप तो टेंशन देंगे। तो दो तरह के फोर्सेस लागू होंगे। जब आपस में अंदर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे कंप्रेशनल, और जब दूर जा रहा है तब हम उससे बोलेंगे टेंशनल। सो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाला काम निकलेगा यहाँ से। तो अगला टर्म निकला मेरा
टेंशनल। अब इन्हीं दोनों हिस्सों के अंदर हम इस पोरों को दो हिस्सों में बांट दें। सो एक ले लीजिए टेंशनल, टेंशनल के अंदर इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। एक ले लीजिए कंप्रेशनल, सतह के ऊपर लगने वाले फोर्सेस हैं, यहाँ पर दोनों दो हिस्से एक पॉइंट के ऊपर मर्ज हो रहे हैं। जब ये दोनों मर्ज होंगे या दोनों अलग अलग हटेंगे तो कुछ चीज़ें मिलेंगी। टेंशन के अंदर धरती फट सकती है और हम समा सकते हैं, क्रैकिंग हो सकती है या फॉल्टिंग हो सकती है, और यहीं से फॉल्ट माउंटेन्स बनते हैं जिन्हें हम टर्म दे देते हैं ब्लॉक्स। तो ब्लॉक माउंटेन का ओरिजिन टेंशनल फोर्सेस की वजह से होता है इन वेरी शॉर्ट। अब अगला जो हमारे पास कंप्रेशनल होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंप्रेशनल पूरी तरह से हो सकता है छोटा फोर्स लगा तो इस तरह से कंप्रेस कर दिया, इधर से फोर्स लग रहा था, चीज़ उड़ गई, थोड़ा सा उड़ गया। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का फॉर्मेशन बना दें। सो कंप्रेशनल के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, पहला है वार्पिंग, मुड़ना, दूसरा है फोल्डिंग। अब वार्पिंग दो तरह की होगी। वार्पिंग में फोर्स तो ये वाला लग रहा है, लेकिन हम उसको कहेंगे अप वार्प और डाउन वार्प, या तो एक हिस्सा ऊपर उठा है या एक हिस्सा नीचे धंस गया है। सो अप वार्पिंग और डाउन वार्पिंग। अब कन्वर्जेंस फोर्स या कंप्रेशनल फोर्सेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है फोल्ड्स का। फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ये जो मैटर है, इस मैटर के साथ हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, ख़ास तौर पर ये वाला हिस्सा, ये अपनी जगह पर है। उस हिस्से की अगर हम बात करें तो क्या होता है और कैसे होता है, तो यहाँ से एक टर्म निकल कर आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स हिस्ट्री में पढ़ना ज़रूरी है। कारण ये है कि प्लेट टेक्टोनिक्स 90% लोगों को, मोर देन 90% लोगों को जो अच्छा पढ़ते हैं उन्हें भी क्लियर नहीं है। अब क्यों नहीं है, आई डोंट नो। या तो समझाइश में कमी है या समझ में नहीं आया है। हम लोग हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम ये नहीं समझते कि ये है क्या। सो ज्योग्राफी के अंदर ये वाला कंपोनेंट थियोरेटिकल कंपोनेंट है और सब्जेक्ट का हिस्सा बनता है। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। अब जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले एक सज्जन हुआ करते थे, दाना, जेम्स ड्वाइट दाना। तुम्हारे नोट्स का है? दाना। एक थ्योरी ये कहती थी कि अर्थ किशमिश की तरह, प्लैनेटेसिमल थ्योरी से वो गरम हुई, अब वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो कॉन्ट्रैक्ट होने लगी तो ऊपरी सतह के ऊपर शल पड़ गए। वो शल जो है वो माउंटेन्स हैं। ये थ्योरी है और इसी थ्योरी का एक रूप दिया था दाना ने, DANA, पेज नंबर 3 पर। सो ये दाना साहब जो हैं, इनकी है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी है, मान लिया गया, बहुत सालों तक ये चलती रही। ठीक है साहब, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है। अगले थे एंटोनियो स्नाइडर, 1858 में बोलते हैं कि बोले जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं। ये है स्नाइडर की थ्योरी 1858 की। ठीक है साहब, मान लिया ये बात भी। इन्होंने जो बात करी थी कि सिमिलैरिटीज़ हैं मैपिंग में, मैपिंग होने चालू हो गई, 1850s की बात है। नक्शे बनाने चालू कर दिए तो नक्शे में पता चला कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका आपस में घुस सकते हैं, मैच करते हैं कॉन्टिनेंट्स। ठीक है साहब, वो थ्योरी इन्होंने पुटअप करी। इसके बाद एक और बंदा आया जिनका नाम था टेलर। टेलर कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होती है। इसी चीज़ के ऊपर आए टेलर की थ्योरी। अब टेलर ने कुछ पोस्टुलेशंस दिए। पोस्टुलेशंस का मतलब होता है कुछ पॉइंट्स सामने रखे। इन्होंने ये कहा कि दो हिस्से थे, लॉरेंट, सबसे पहले एक पैंजिया को माना इन्होंने कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, इसके आसपास एक सुपर ओशन था जिसका नाम था पेंथाल्सा। ये टूट गया, दो हिस्सों में बट गया। ऊपर वाले हिस्से को नाम दिया गया लॉरेंशिया और नीचे वाले हिस्से को नाम दिया गोंडवाना, और इन दोनों के बीच में एक नया सी आया जिसका नाम था टेथिस सी। लॉरेंशिया नॉर्थ पोल पर था, गोंडवाना साउथ पोल पर था। अब गोंडवाना का कौन सा हिस्सा साउथ पोल पर था? सो मॉडर्न डरबन वाला एरिया कहा जाता है कि वो साउथ पोल पर था। डरबन इज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के एक पार्ट है जो उस समय में साउथ पोल पे था। अब उन्होंने बोला कि अर्थ गोल घूमती है,
अर्थ ग्लोब है वो इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे घूमता है ना। मैं उल्टा घुमा रहा हूँ, नहीं सही सही घुमा रहा, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे घुमाऊँ, नहीं ऐसे घुमाऊँगा, ये घूम रहा। अब इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे समय लगेगा। यहाँ पे जो फोर्स है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। वो जो पॉइंट होता है, एक्सिस का पॉइंट होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाहर की तक लगने वाला फोर्स होता है। अंदर का फोर्स उसको इधर पुल कर रहा है, लेकिन बाहर का फोर्स उसे इन डायरेक्शन में फेंक रहा है। इसको डायग्राम में अगर समझोगे तो बड़े आराम से समझोगे। फोर्स ऐसे लगते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल कौन सा होता है, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल, और बाहर की तरफ फेंकाने वाला सेंट्री, यही है ना? कंफर्म है, 100% है। चलो ठीक है, तो बाहर फेंक रहा है, अंदर लग रहा है। अब यहां अंदर किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो बैलेंस कर लेगा ना इक्वेटर पर। पोल पर अगर लग रहा है तो फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन ये घूम तो इस डायरेक्शन में रही है, वो घूम ऊपर की तरफ थोड़ी रही है। सो जो कॉन्टिनेंटल मास है वो रप्चर होना चालू होगा, उसमें फ्रैक्चर्स आना चालू होंगे और वो टूटने लगेगा। सो नॉर्थ पोल पर टूटा लॉरेंशिया, साउथ पोल पर टूटा गोंडवाना। ये किसकी कथन है? टेलर भैया का। तो ये टेलर साहब की थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है। अब इन्होंने कहा कि इसको खींचेगा कौन? उन्होंने पानी को खींचता है, टाइड्स पता है, तो उन्होंने बोला एक तो मून है हमारे कने, जिस पर कभी कभी ग्रहण लग जावे, सुना है ना? उसमें कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, है ना? कुछ लोग राशि के हिसाब से सूर्य ग्रहण भी नहीं निकले, सही बात भी नहीं निकलना, मानो तो मानो, अच्छे से मानो। ये बोलता है कि ये इसको पुल कर रहा है। फिर उन्होंने बोला एक और चीज़ है, सूरज बाबा। बोले सूरज बाबा भी पुल कर रहे हैं। अब जब ये पुलिंग फैक्टर होगा तो मूवमेंट किस तरह से होगा? सो मूवमेंट, रोटेशन को समझते हुए चलिए, अर्थ किस डायरेक्शन में घूमती है? मर्डर कर दूंगा तुम्हारा मैं, और लाश तुम्हारी एक बूंद पानी में नहीं मिलेगी। अगर ईस्ट टू वेस्ट अर्थ घुमाएगा तो सूरज वेस्ट से निकलेगा। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है? अब एक फिक्स्ड पोर्शन घूम रहा है, उसके ऊपर एक चीज को लुब्रिकेट करके रख दिया तो उसकी अंदर की वेलोसिटी घूमने की, अंदर की स्पीड रोटेशनल और बाहर की स्पीड में फर्क आ जाएगा। अगर फिक्स्ड होगी तो फिक्स्ड स्पीड में घूमेगी, सॉलिड बॉडी एक साथ घूमेगी। लेकिन हमें यह मालूम है कि अर्थ का लेयर्ड कंस्ट्रक्शन है। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थीनोस्फीयर है, और एस्थीनोस्फीयर के ऊपर कुछ पार्ट आराम से मूव करते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट है। अब ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट किस दिशा में होगा? धरती की सतह तो अंदर वाली कोर वो फास्ट घूम रहा है और सतह वाला हिस्सा स्लो घूम रहा है। तो जब ये फास्ट घूम रहा है, डायरेक्शन तो वही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो धीरे धीरे रिवर्सल हो जाएगा, एक स्पीड में नहीं घूम रहे। ये घूम गया, इधर चला गया और ये पीछे रह गया, तो ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन बोला गया। एक्चुअली स्लोइंग, स्लो स्पीड से अगर मूव करेंगे तो हम उल्टी डायरेक्शन को काउंट करेंगे, जैसा वीनस चलता है, वीनस स्लो चलता है। तो क्या हुआ? पहला उन्होंने बोला कि सारे कॉन्टिनेंट वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है? पहला क्या बोला? वेस्ट की तरफ जाएंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि भैया ये सारे के सारे इक्वेटर की तरफ जाएंगे। सो नॉर्थ पोल से ट्रैवल किस तरफ हुआ? वेस्ट इधर है, इधर ईस्ट है। सो ये डायरेक्शन हुआ, इसका ये डायरेक्शन हुआ। दो डायरेक्शन, एक इक्वेटर की तरफ, दूसरा, आ गया कंसेप्ट समझ में? ये किसकी थ्योरी? टेलर भैया की। अब इस थ्योरी के ऊपर होना चालू हो गया बवाल। बवाल ये हुआ कि इन्होंने ये कहा, अच्छा अब ये जब चलेंगे ना कॉन्टिनेंट, तो लोब में चलेंगे। लोब क्या होता है? लोब फॉर्म इसको कहते हैं। इस तरह से मूवमेंट करेंगे, लोब के फॉर्म में चलेंगे। लोब, ईयर लोब, ये इसको लोब कहते हैं। तो लास्ट पार्ट जो गोलाई लिया हो, सो कॉन्टिनेंट जिधर भी मूव करेगा वो लोब्स की तरफ चलेगा, और जब भी लोब दूसरे से टकराएंगे तो आइलैंड्स की आर्चेस पैदा होंगी। ये इनकी थ्योरी का कथन है, बता दिया उन्होंने, ठीक है साहब, मान लिया हमने, छोटा छोटा में बता रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले जो माउंटेन्स बने, ये माउंटेन चेन बनेगी और उसके बाद माउंटेन्स बनना चालू हो जाएंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि माउंटेन बनेंगे? थ्योरी फेल हो गई। थ्योरी ने इसे कंसिडर नहीं किया कि कितना वॉल्यूम चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि कितना टाइडल फोर्स चाहिए चांद का और कितना टाइडल फोर्स चाहिए सूरज का कि ये पॉसिबल हो सके। फिर इन्होंने बोला
कि जितने भी मासेस हैं कॉन्टिनेंट के, इनके अंदर इनको मूव करने के लिए इंटरनल फोर्स कितना लगेगा। ये बहुत शुरुआती वाला मामला था। टेलर की थ्योरी 1908 की, पब्लिश हुई थी 1910 में। 1858 से आते आते टेलर साहब ने थोड़ा बहुत दिमाग लगा के काम करना चालू किया, बट हाइपोथेसिस को सही माना गया, थ्योरी को फेल कर दिया गया। अब एक दिमाग लगाने वाले और थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा यार क्लाइमेट दुनिया भर में अलग अलग क्यों है, दुनिया भर में। फिर उन्होंने ये कहा कि क्लाइमेट जो होता है एक जगह का, वहाँ जहाँ पर भी एक जगह का क्लाइमेट है वहाँ पर एक तरह का फ्लोरा और फौना पाया जाता है। अगर डेजर्ट है तो डेजर्ट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, अगर मार्शेस हैं तो मार्शी टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर से फ्लोरा और फौना कंट्रोल होता है। फिर उन्होंने स्टडी करना चालू करी क्लाइमेट, तो उन्होंने ये देखा कि अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट और साउथ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट, बोले यहाँ पे एक तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और पुराने फॉसिल एक ही जैसे हैं। फिर उन्होंने कहा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट कोस्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर भी एक जैसे फॉसिल मिल रहे हैं। फिर उन्होंने खुदाई करना चालू करवाई, मतलब सारी स्टडीज़ उठा के काम करना चालू करा, तो बोला कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी सेम है। जो लेयर होती है, जैसे आप गए एक दुकान के अंदर, आपने पेस्ट्री ले ली, एक पेस्ट्री आप लाए, एक पेस्ट्री आप लाए, आपको पता नहीं था, एक पेस्ट्री वहाँ रखी, एक पेस्ट्री वहाँ, अच्छा तुम भी यहाँ से लाए, तुम भी यहाँ से लाए, मिला के देख लो मिल जाएगी। तो लेयर्स एक दूसरे से मैच हो गई। तो ये इनका आइडिया आया कि किसी समय में ये कॉन्टिनेंट एक होंगे। पढ़ाई काय पे कर रहे थे भैया, क्लाइमेट पे। तो इनका ये मानना था कि किसी भी जगह पे क्लाइमेट होगी तो वहाँ की सॉइल्स उस क्लाइमेट के हिसाब से बनेंगी, वहाँ की चट्टानों के ऊपर उस क्लाइमेट का फ़र्क पड़ेगा। तो कुछ जगहों पे ऐसे इलाकों में जहाँ आज ड्राई एरिया है लेकिन वेट होने के निशान मिलते हैं किसी समय पर, तो या तो उन्होंने ये कहा कि या तो ये है कि क्लाइमेट पूरी तरह से बदलता रहा, या ये है कि कॉन्टिनेंट मूव करते रहे। रिलेशनशिप है ना, अगर आप इक्वेटर पे रह रहे हो तो इक्वेटोरियल टाइप मिलना है, अगर सारे कॉन्टिनेंट फिक्स्ड हैं तो उसी जगह पे इक्वेटोरियल का निशान मिलना चाहिए, कहीं और इक्वेटोरियल का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जगह जगह पे जो निशान मिलते हैं, पुराने जो डिपोजिशंस मिलते हैं, वो वेरी करते हैं। तो इन्होंने ये प्रपोज किया कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं। अब कॉन्टिनेंट क्या होता है ये समझिए। कॉन्टिनेंट वो हिस्सा होता है जो पानी के ऊपर है, थोड़ा बहुत, बस ये इतना हिस्से को हम कॉन्टिनेंट मान लेते हैं, बाकी हिस्सा ओशन है। तो बोला कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कॉन्टिनेंट जिक्सॉ पजल का उठाया है, अफ्रीका का, अमेरिका में लगा दिया, बोला और चिपक गया भैया, ठीक है मान लिया सब चिपक गया। इंडिया उठाया चिपका दिया, ऑस्ट्रेलिया उठाया चिपका दिया, अंटार्कटिका उठाया चिपका दिया, नॉर्थ अमेरिका को उठा के यूरोप में घुसा दिया, चिपक गया। बोला देखो साहब सही है, उन्होंने मान लिया साहब। सो ये थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वेगनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ ये याद रखना ये प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है। अभी तक यही, कितने लोगों को ऐसा लगता था कि एल्फ्रेड वेगनर ही प्लेट टेक्टोनिक्स से हाथ उठाए? तुम नहीं उठाओगे क्योंकि तुम कुछ भी नहीं आता। इसीलिए मैंने बोला था कि जब तक आपने कंसेप्ट सही नहीं समझा तब तक आप यही मान के चलोगे कि वेगनर मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स। वेगनर के टाइम पर प्लेट टेक्टोनिक्स ही नहीं थी। अब बोलो, वेगनर स्टडी कर रहा है क्लाइमेटिक रिलेशनशिप फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, और वो ये प्रूव करके दे रहा है कि यहां सिमिलैरिटी है। और फिर इसने ये बोला कि हाँ ये मूव कर सकते हैं। तो इसके दो पॉइंट्स हैं। पहला है कॉन्टिनेंट्स अगर स्टेशनरी हैं थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी वो कहीं से नहीं हिले, फिक्स कर दिए, खूंटा गाड़ दिया उसके अंदर, देन क्लाइमेटिक जोन माइट हैव शिफ्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर कॉन्टिनेंट फिक्स है तो क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट होगा। दूसरा, इफ क्लाइमेटिक जोन्स स्टेशनरी हैं तो फिर कॉन्टिनेंट लैंड मासेस माइट हैव डिस्प्लेस्ड एंड ड्रिफ्टेड। तो इस पॉइंट को उठाया वैगनर ने, और उसने ये बोला कि कॉन्टिनेंट शिफ्ट करते हैं, किसी भी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। सहारा डेजर्ट है, 4000 साल पहले वहां पर मासिव एक छोटा सी कहा जाता है, बीच में से जाता था। तो एविडेंसेस हैं कि क्लाइमेट चेंज होता है और उसकी वजह से सिविलाइजेशंस वाइप ऑफ हो जाती हैं। इन्होंने ये कहा कि धरती की जो सतह है उसमें सबसे ऊपर है सियाल, सबसे हल्की। याद आ गया? अगर रिवीजन किया होगा तो तब तक रटा हुआ होगा, कम से कम अब तक 2 रिवीजन हो जाते हैं, आपको इतना गैप मिल गया था। उसके नीचे है सीमा, भारी है, मोल्टन है, तो इसके ऊपर सियाल तैर सकता है। बीच में एस्टिनोस्फीयर है। तो यहाँ पर
इनकी फाइंडिंग्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स आए। पहला पॉइंट था अटलांटिक ओशन के दोनों कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन जो अमेरिका यूरोप का है और अफ्रीका का है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कोस्ट, इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। अटलांटिक ओशन, इसका मतलब ये हुआ कि अटलांटिक ओशन पहले नहीं था, पहले ये दोनों चिपके हुए थे। सत्य है, यहां से माना गया। हमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि आज अटलांटिक ओशन का बर्थ हुआ। इट इज अज्यूम्ड। ओपनिंग ऑफ अटलांटिक कहा जाता है, ओपनिंग ऑफ टेथिस कहा जाता है। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि जियोलॉजिकल एविडेंस ऑन कैलेडोनियन एंड हर्सिनियन माउंटेन्स ऑन ऑपोजिट कोस्ट ऑफ अटलांटिक आर सिमिलर एंड आइडेंटिकल। सो कैलेडोनियन माउंटेन और हर्सिनियन माउंटेन्स के अंदर सिमिलैरिटीज है। दैट इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में अपैलेचियन है, और माउंटेन्स ऑफ आयरलैंड, वेल्स और नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ये सिमिलर है, इनका कंस्ट्रक्शन सिमिलर, इसलिए कैलेडोनियन और हर्सिनियन। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दोनों कोस्ट का सिमिलर है। अब यहां पर इस पॉइंट को उठाया दूसरे लोगों ने, बोला तुमने थ्योरी दी है, हम तुम्हारी थ्योरी फेल करेंगे। क्या करेंगे? इन्होंने ये उठाया कि भैया ये तो सिर्फ कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ये भूल गए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी होता है, ये वाला हिस्सा। बोले ये कई जगहों पे 400 से 800 किलोमीटर चौड़ा है, अगर उसको उठा के जोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं जुड़ेंगे। इसका ये क्रिटिसिज्म है, यहाँ पर क्रिटिसिज्म यही डाला हमने ड्यू टॉइट का आगे क्रिटिसिज्म डाला हुआ है इसके अंदर। फिर उन्होंने कहा कि जो फॉसिल, यहाँ एल गायब, मार्क्ड सिमिलैरिटीज इन फॉसिल्स एंड वेजिटेशन, दोनों कोस्ट के ऊपर फॉसिल सेम मिलते हैं और वेजिटेशन भी सेम है। उसके बाद उन्होंने बोला ग्रीनलैंड वेस्टवर्ड मूव कर रहा है। अब इसको जस्टिफाई कर दिया गया है बाद में 1960 में, 1960s के अंदर हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली थ्योरीज आएंगी। अभी सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं है, अभी प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी पहले आएगी, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स आएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स इज द लेटेस्ट थिंग। अल्फ्रेड वैगनर इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, टेलर ड्रिफ्ट, उसके पहले वाला स्नाइडर ड्रिफ्ट। तो स्नाइडर से शुरू होता है, अल्फ्रेड वैगनर तक आता है, ये ड्रिफ्टिंग की बात है। इसके बाद में इन्होंने ये बोला कि लेमिंग्स नाम के, मतलब चूहे जैसी एक प्रजाति होती है, ये हमेशा वेस्टवर्ड माइग्रेट करते हैं, इसी वजह से वो आपको यूरोप के हैं, अमेरिका में भी मिलते हैं। तो वो माइग्रेट कर गए, उसके बाद फट गया, माइग्रेशन पहले हुआ था तभी वो उधर भी हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा, ये उस ज़माने का है जो पुराने फॉसिल्स के अंदर आता है। ये इंडिया में भी मिलता है, साउथ अमेरिका में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, अंटार्कटिका में भी मिलता है, फाकलैंड में भी मिलता है। फाकलैंड आइलैंड्स अर्जेंटीना के ईस्ट कोस्ट के ऊपर है, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है, और उसके ऊपर 3 दिन या 7 दिन की लड़ाई हुई थी, अर्जेंटीना वर्सेस यूके। यूके ने अपनी नेवी, अर्जेंटीना ने कब्जा कर लिया था, यूके ने नेवी भेजी थी। इसी वजह से अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील खतरनाक होता है और अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड हमेशा खतरनाक होता है। एनिमोसिटी है, क्यों है? दूसरा रीज़न एक और है, अर्जेंटीना वॉज सेफ हेवन फॉर वर्ल्ड वॉर 2's नाजीज। ये भी कहा जाता है कि अर्जेंटीना में हिटलर जाके छुपा था, हिटलर मरा नहीं था, हिटलर भाग गया था, इसकी थ्योरीज चलती हैं। ओके, सो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, यानी कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड पे जो ग्लेशियर्स बने थे उनके हमें एविडेंसेस मिलते हैं ब्राज़ील में, फाकलैंड में, साउथ अमेरिका में, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया जो अभी आज का मॉडर्न साउथ इंडिया, उसमें ग्लेशियर्स, और उसके एविडेंसेस हमारे पास हैं। ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और अंटार्कटिका में मिलते हैं, और इन सब में सिमिलैरिटीज़। तो टोटल सिमिलैरिटीज़ के ऊपर नॉर्थ अमेरिका, साउथ और यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनकी सिमिलैरिटीज़ के ऊपर वैगनर ने अपनी थ्योरी रख दी। एविडेंसेस बहुत सारे दिए, एविडेंसेस से ये पता चल गया कि हाँ ठीक है। अब इसने प्रोसेस क्या बताया? अब इसने तो ये तो बता दिया कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, अब इसको ये भी बताना है कि कैसे मूव करते हैं। तो इसने प्रोसेस दिए। पहला प्रोसेस है बाय डायरेक्शनल फोर्सेस। एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक ऐसा फोर्स लगेगा जो दो तरफ मूव कराए। बाय डायरेक्शनल फोर्सेस चालू हुए सियालिक ब्लॉक के ऊपर, सियाल सबसे ऊपर, उसके ब्लॉक्स हैं, उसके ऊपर वो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो क्या हुआ? वही वाला फोर्स, इक्वेटर और वेस्टवर्ड। तो ये थ्योरी कहाँ से उठ गई? कनेक्शन कहाँ से निकला? टेलर का। टेलर ने सबसे पहले बोला, टेलर के बाद इन्होंने बोला, वही चीज़ बोली कि वेस्टवर्ड मूव कर रहा है वेस्टवर्ड मूव। अब वेस्टवर्ड मूव करने के साथ साथ इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप बोलोगे इंडिया तो पूरा इक्वेटर के ऊपर आ गया, इंडिया इज नथिंग बिलो इक्वेटर, इवन एशिया इज नोवेयर नियर इक्वेटर, सिवाय आइलैंड ग्रुप के, एक छोटे से आइलैंड ग्रुप है बस, उसको छोड़ दें तो पूरा का पूरा नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में। तो पहले कहाँ था, कब था? अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका बीच में है, इक्वेटर बीच से निकलता है, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है। ऑस्ट्रेलिया आज साउथ ऑफ इक्वेटर है, अंटार्कटिका फंसा हुआ है,
अंटार्कटिका अभी भी पोल्स पर फंसा हुआ है, तो कभी हो सकता है वो भी टूटे या उसमें से कुछ चीज़ें निकलें। दुनिया का सबसे खतरनाक एक्टिव वोल्केनिक जोन अंटार्कटिका में है, जिसके बारे में हमें इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि बर्फ़ के नीचे सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज उसके एक पेनिनसुला के ऊपर हैं जो अंटार्कटिका में आता है। अब इन्होंने ये बोला कि ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स, जो मैंने अभी आपसे बोला ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन फोर्स, ये वाला पार्ट बताया, ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही है, इधर से भी इधर एक्ट कर रही है, लेकिन आउटवर्ड मूवमेंट यहां इधर तो नहीं लग रहा ना। सो ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल से क्या बना, जो मैंने पहले यहां लिखा था आपको, ग्रेडियंट, हाई और लो के बीच में ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, एल्टीट्यूड ग्रेडियंट हो गया जहां से नदी बहेगी, तो इसका असर यहाँ पे पड़ना चालू होता है और इक्वेटोरियल मूवमेंट इस पे से चालू होता है। और साथ ही साथ में सेंटर ऑफ बॉयंसी का खेल होता है। बॉयंसी तैरने वाला काम, सीमा के ऊपर तैर रहे हो आप एस्थेनोस्फीयर पे, अब वो मूव कर रहा है। ये एक फोर्स है। दूसरा है फोर्स ऑफ बॉयंसी, जो ऑपोजिट डायरेक्शन के में चलती है स्फीयर के, लेकिन अर्थ चूंकि एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, एलिप्सॉइडिकल है, इसलिए फोर्सेस रिलेटेड हो जाते हैं। अर्थ अगर स्फीयर होती तो ये नहीं होता, बट अर्थ स्फीयर नहीं है, अर्थ ऑब्लेट स्फीयर, स्फेरॉइड है, ये ना ऊपर और नीचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल चपटे हैं, और इक्वेटर से वो बल्ज्ड है, इस वजह से काम हो जाता है। उन्होंने ये बोला कब शुरू हुआ, तो जहाँ तक तो फॉसिल मिले वहीं तक का बताएगा ना बंदा। बोला कार्बोनिफेरस में शुरू हो गया भैया, टाइम टेबल पहले बता दिया था, रट लिया होगा अब तक, तो पूरा रटा हुआ है, भूल गए ना हम। इसीलिए समझाते हैं कि बेटा पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, भूलना उस पता भी नहीं चलता कब भूल गए आप, इसी वजह से लगातार पढ़ना पड़ेगा आपको। इसको कहा गया द फ्लाइट फ्रॉम द पोल, और इस टाइम पर पैंजिया टूट गया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक और कंसेप्ट लिया। इन्होंने ये कहा कि उस समय पैंजिया पूरा का पूरा साउथ पोल पर था। पहले क्या थ्योरी थी, वैगनर के पहले वाली थ्योरी ये थी कि पहले ही टूट चुका, लॉरेंशिया नॉर्थ में है और गोंडवाना साउथ में। इसने क्या माना कि एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया है, कार्बोनिफेरस के अंदर है, और ये एट साउथ पोल है। और साउथ पोल कहाँ पे बोला इसने, डरबन, साउथ अफ्रीका, वो साउथ पोल पे था, अफ्रीका का पार्ट, और बाकी हिस्से घूम रहा है। अब डिफरेंस आया तो इक्वेटर तरफ फोर्स लग रहा है और वेस्टवर्ड फोर्स लग रहा है। इसके बाद इन्होंने बोला कि ये टूटना चालू हुआ पहला, और यहाँ पर लॉरेंशिया नॉर्थ में और गोंडवाना साउथ में बटना चालू हो गया, और इसकी वजह से बीच में एक नया सी निकला जिसे इन्होंने नाम दिया टेथिस सी। ठीक है, अब इसके बाद में क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर गोंडवाना टूट गया और इसमें से निकला इंडियन पेनिनसुला। पूरा इंडिया नहीं निकला, देयर इज नो हिमालयास, देयर इज नो गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस बिग प्लेन्स। क्या है, साउथ ऑफ प्लेन्स, अरावलीज मौजूद है, विंध्याचल मौजूद है, सतपुरा मतलब एमपी है, यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, एमपी है, मेघालय है, ये सारी चीज़ें अलग हुई। तो ये एक आइलैंड था, इंडिया पेनिनसुला आइलैंड बन के निकला। मेडागास्कर इसके साथ जुड़ा हुआ था शुरुआत में, बाद में मेडागास्कर इससे अलग हो गया। शुरू में इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, अंटार्कटिका अलग हुआ, और साउथ अमेरिका अलग हुआ, और ये हुआ टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से। ठीक है, ये थ्योरी उसने कंटिन्यू करी, पहले वाली थ्योरी को कंटिन्यू फॉरवर्ड करा। फिर उन्होंने बोला कि पैंजिया के और टूटने से नॉर्थ अमेरिका वेस्टवर्ड मूव करना चालू करा, और इसकी वजह से पेंथाल्सा श्रिंक होने लग गया। नया जब दो हिस्सों में टूटा, अफ्रीका से नॉर्थ साउथ अमेरिका टूटा, तो इन दोनों के बीच में एक नया ओशन बना जिसे हम कहते हैं साउथ अटलांटिक। इसी तरह से यूरोप वाले हिस्से से जब नॉर्थ अमेरिका टूटा तो उसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक। तो ओपनिंग ऑफ अटलांटिक, पहले है ओपनिंग ऑफ टेथिस, टेथिस के बाद में अटलांटिक ओपन हुआ। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये फैलना चालू हो गया, तो जो पेंथाल्सा था वो श्रिंक होना चालू हुआ, उसके ऊपर फोर्स बढ़ने लगा। सो पेंथाल्सा के फोर्स की वजह से नए ओशंस बन गए, अटलांटिक और इंडियन, और ये प्लियोसीन तक चलता रहा जब मॉडर्न अरेंजमेंट पूरा हुआ। ये किसकी थ्योरी, अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो बता नहीं सकती थी, बट फिर भी उन्होंने ये कहा कि जो फ्रंटल एजेस थी, फ्रंटल एज कॉन्टिनेंट चल रहा है, उसका फ्रंट वाला हिस्सा, इसके अंदर माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ। तो अमेरिका में समझा दिया कि अमेरिका के अंदर रॉकीज़ हैं वेस्ट में, बराबर है। साउथ अमेरिका को समझा दिया एंडीज़ है, बता दिया उन्होंने। इंडिया का बता दिया कि हिमालयास खड़े हो गए, ये भी बता दिया उन्होंने कि ठीक है चलिए इससे आ गया। फिर साथ ही साथ में यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि आइलैंड आर्क्स जो बनी वो भी इसी से बनी, चाहे वो इंडोनेशिया की हों, चाहे फिलीपींस की हों, चाहे जापान की हों, ये आइलैंड आर्क्स भी इसी वजह से बनी।
आइजैक्स और साइक्स ने इसी चीज को कंफर्म करा कि पेविंग स्टोन नाम की चीज, कि कौन से, इसको मैंने पूरा नहीं खोला है यहाँ पर, ये हाइपोथेसिस है, इसको आप चाहो तो खोल लेना। इसके बाद में एक और सज्जन पैदा हुए जिनका नाम था आर्थर होम्स, इसी टाइम पर थे। इन्होंने ये कहा कि यार तुमने तो बड़े आराम से कह दिया कि सूरज और चांद बाबा जो रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, बोले तुम ये भूल गए कि धरती के अंदर भी तो कुछ हो रहा है। तो धरती के अंदर का जो कन्वेक्शनल करंट है वो होम्स लेकर आता है। क्या हमने पढ़ा था, यहां से खूब ज्यादा टेम्परेचर है, खूब ज्यादा प्रेशर है, कन्वेक्शन के तौर पर मेंटल में मैग्मा मूव करता है और ये कन्वेक्शनल करंट्स बनाता है, ऊपर जाता है और कहीं पर सिंक होता है, ये पढ़ा था। इसी की वजह से यहां पर सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, इन्हें हमने हॉट स्पॉट नाम दिया था। जहां पर ये धरती की सतह के अंदर फोर्स मारता है उस जगह पर ये अंदर चले जाता है। तो ये पार्ट होम्स ने लिया, बोले इसकी वजह से भी तो मूवमेंट होगा। तो आर्थर होम्स भी अपनी एक थ्योरी देते हैं जिसे कहा गया है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, और उन्होंने बोला कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स, पॉसिबिलिटी है, अंदर नहीं गया बंदा इतने टेम्परेचर में देखने। बोले ये करंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पैदा होते हैं, जो सबसे पहले मैंने आपसे बात करी थी आज कि सूरज क्या देता है आपको, आपने बोला एनर्जी देता है, रेडिएशन की तरह रहता है। रेडिएशन अर्थ के कोर के अंदर पहुंचता है, साथ ही साथ में अर्थ में पुरानी प्राइमोर्डियल हीट भी मौजूद है, तो ये एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई है और उस हायर टेम्परेचर की वजह से कन्वेक्शनल करंट चलते हैं। फिर होम्स ने कहा कि ऐसा पूरे मेंटल में सिस्टम्स हैं, एक नहीं है, खूब सारे करंट चल रहे हैं, एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है। ये तो हमने एक स्लाइस खींचा है, ये तो 360 डिग्रीज है, तो कितने सारे करंट्स चलेंगे अंदर, एक तो नहीं चलेगा, कहीं से भी चालू हो सकता है, कहीं पे भी बंद हो सकता है, डिफरेंसेस के ऊपर। तो यहां पर इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और इसी के ऊपर इस वाली थ्योरी को, वैगनर की थ्योरी हो गई या टेलर की थ्योरी को, एक और सत्यता का एहसास होता है। बोले हाँ कन्वेक्शन से भी हो सकता है। बोले सूरज और चांद पे इतना नहीं मान रहे थे कि सूरज और चांद खींच सकते हैं, मगर हाँ कन्वेक्शनल करंट है और उसको हम मान सकते हैं, तो थोड़ा सा बल मिलता है इसके ऊपर। अब वर्ल्ड वॉर हो गई, 1 हिटलर बाबा, 2 हिटलर के टाइम पर सबमरीन्स बहुत तगड़ी चला करती थी। क्या नाम था उनकी हिटलर की सबमरीन्स का? यू बोट, यू डैश बोट्स। अब यू बोट लोहे की बनती थी, तो उसको कैसे ढूंढे, तो सोनार नाम का इंस्ट्रूमेंट इजाद किया गया। तो अगर सबमरीन को एक जगह पर रोक देते थे, मूवमेंट नहीं होता, तो सब लोग चुपचाप होकर बैठ जाते, तो सोनार डिटेक्ट नहीं कर सकता। सोनार कहेगा कुछ पड़ा है, मूवमेंट अगर होगा तो सोनार डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ यहाँ मूवमेंट है। तो सोनार के अंदर की जो तकलीफें आई, इनको जब चेक कर रहे थे तो अटलांटिक ओशन के अंदर जब बीम्स जा रही थी तो नीचे की मैग्नेटिक अनोमली को रीड करता है, मेटालिक ऑब्जेक्ट को रीड करने वाला काम है, तो मैग्नेटिक अनोमली पता चली। अनोमली मतलब उल्टा, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हमें मिला। हम उम्मीद कर रहे थे दिन की, हमें रात मिली, अनोमली। तो एनोमली क्या थी कि अटलांटिक ओशन में आप चल रहे हो, पोलैरिटी रिवर्सल हो गया। मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक पोल रिवर्सल हो जाता था, यानी नॉर्थ पोल उधर होना चाहिए ज़मीन का, बट वो नीचे हमें ऐसा मिलता है कि साउथ पोल हो रहा है। सो अनोमली जब मिलना चालू हुई तो इसकी रिसर्चेस हुई। अब रिसर्च जब होना चालू हुई तो इनको एक अजीब सी चीज़ पता चली। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में इन्होंने ये देखा कि यहाँ का जो मटेरियल है ये बहुत यंग है, यंगेस्ट मटेरियल, और यहीं पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हैं, अंडर वाटर, अंडर सी वॉल्केनोज। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि दोनों तरफ इक्विडिस्टेंट, दोनों तरफ इक्विडिस्टेंट, दोनों तरफ इन लोगों के पोलैरिटीज एक जैसी हैं। अगर ये इस तरफ पोलैरिटी दिखा रहा है तो ये भी इस तरफ पोलैरिटी दिखा रहा है। उसके बाद में पोलैरिटी रिवर्सल मिलता है, इसी से हमें पोल रिवर्सल की थ्योरी भी पता चली है। इसके बाद इक्विडिस्टेंस के ऊपर इस तरह से कि ये पोल्स पलट गए। पोल्स कैसे पलटते हैं पता कैसे चलता है? लोहा निकला धरती की सतह से, लोहे का हर एक पार्टिकल उस टाइम की एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से नॉर्थ साउथ अलाइन कर लेता है। अब आपने वहां से सैंपल निकाला खोद के, इसका अलाइनमेंट देखा, अलाइनमेंट आउट है, नॉर्थ साउथ यहाँ देखा, यहाँ देखा, इससे पता चला कि धरती के जो नॉर्थ पोल है वो कभी भी साउथ हो सकता है। मैग्नेटिक पोल फ्लक्चुएट होते हैं, ज्योग्राफिकल पोल फ्लक्चुएट नहीं होता। ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ इज डिफरेंट। मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ ओवरलैप नहीं करते। ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल के पास है, तभी वो मैग्नेट के ऊपर नॉर्थ वाली डंडी उधर दिखाती है
क्योंकि ऑपोजिट है, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो ये रिवर्सल हो सकता है। अभी ये कहा जा रहा है जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ ही है, जो नॉर्थ पोल पर होता है, नॉर्थ पोल के पास, वो नॉर्थ पोल पर नहीं है, वो इस समय मूव करके साइबेरिया पहुंच चुका है। इट इज़ मूविंग एंड इट इज़ मूविंग वेरी फास्ट। और अगर ये रिवर्सल हो गया तो वो हवाई जहाज जो ऑटोमेटिक उड़ रहे हैं, जिसके अंदर कंप्यूटराइज्ड वर्जन है नॉर्थ और साउथ को डिटरमाइन करने वाला, उनका क्या होगा? एक थ्रेट है नेविगेशन के अंदर। शिप्स चल रहे हैं, ऑटोमेटिक शिप चल रहा है, नॉर्थ साउथ पता चला पोल रिवर्सल हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो जाती है तो सूरज की रेडिएशन को रोकने वाला कुछ भी नहीं रहेगा। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो क्रीम आती, क्रीम पीएफ समथिंग एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स रहते हैं, 50 बड़ा होता है, वो चिपड़ के बाहर निकलते हैं, वे काले नहीं पड़ जाए। एसपीएफ अल्ट्रावायलेट डीएनए को फाड़ देती है। अगर पानी का ट्रीटमेंट होता है तो यूवी ट्रीटमेंट होता है। अगर कोविड का ट्रीटमेंट देखा था तो अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट था, मार देती है। सो अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा यहाँ आएगा, क्योंकि ओजोन गायब हो जाएगी, देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोटेक्ट यू, डिफ्लेक्ट द रेडिएशन, कितने बड़े इलाके के अंदर वाइप ऑफ होगा, वी डोंट नो। सो ये वाला काम होना चालू होता है ओशन के फ्लोर को मैप करने से। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। वॉर नुकसानदायक भी है और साइंस के लिए फ़ायदा भी देती है। वॉर टाइम जो एफर्ट्स होते हैं और वॉर के अंदर जो इन्वेंशंस होते हैं, वो बाद वाले समाज में बहुत बदलाव लेकर आते हैं। सो बदलाव आया, ओशन को मापना चालू करा, तो इनको ये पता चला कि ओशन फ्लैट नहीं है जैसा पहले माना जाता था। ओशन में कुछ जगहों पर रिजेस हैं, इन्हें पहाड़ी हैं। पानी के भीतर की माउंटेन रेंजेस को रिज बोला गया। और क्या बोला कि कुछ जगहों के ऊपर ये जाता है और खूब गहरी वैलीज हैं, जिन्हें बोला गया ट्रेंच। और ये भी बोला कि जहां ये ट्रेंच है उसके पास में फोल्ड माउंटेन्स है। यहां से थ्योरी निकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। ये एलिमेंट्स पता चले, इन एलिमेंट से सी फ्लोर स्प्रेडिंग आई। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसे ही आती है तो इसमें प्रोफेसर हैरी हैस थे 1960 के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी थ्योरी दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इन्होंने कहा कि कांस्टेंट इरप्शंस होते हैं, इसी वजह से फैलता है धरती की सतह पे। पहली थ्योरी कौन सी? इसके पहले जो इसको सपोर्ट कर रही है, होम्स की थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट। बोले ऊपर उठ रहा है, उस पॉइंट के ऊपर इरप्शन हो रहे हैं, वहाँ क्रेस्ट बन रहा है। तो पहले ये माना जाता था कि सिर्फ अटलांटिक ओशन के बीच में मिड अटलांटिक रिज है। अब ये क्लियर पता चल चुका है कि पूरी दुनिया के सारे ओशंस के अंदर ऐसी कई सारी रिजेस हैं, और वो रिजेस हमारी बाउंड्रीज बनाती हैं। रिजेस और ट्रेंचेस बाउंड्रीज बनाती हैं प्लेट्स की, कॉन्टिनेंट की नहीं, प्लेट की। कॉन्टिनेंट ऊपर है, प्लेट बड़ी है, प्लेट बहुत बड़ी है। प्लेट की बाउंड्रीज बनती है ट्रेंचेस में और रिजेस पर। तो ये खेल है छोटा सा। अब ये इन्होंने हैरी हैस ने दिया, और उन्होंने यही बोला कि सी फ्लोर जो है वो फैलता जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आया था, मतलब बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन था, 15 नंबर का था। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज विद रिस्पेक्ट टू प्लेट टेक्टोनिक्स एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब इसका आंसर आज जो मैंने आपको समझाया है उसके हिसाब से बनाने की कोशिश करें। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, रीसेंट हिस्ट्री का ही है, नए पैटर्न के ऊपर, 19 वाला पैटर्न जो था उसके ऊपर। इसके बाद मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ये 3 नाम हैं, तीनों ने अलग अलग स्टडी करी। 1967 के अंदर इन तीनों ने प्लेट टेक्टोनिक्स नाम की वस्तु दी। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज इक्वल टू प्लेट टेक्टोनिक्स इज रॉन्ग, जो 90% प्लस स्टूडेंट समझ के चलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स को देने वाले अल्फ्रेड वेगनर नहीं है। 0 मिलेगा अगर 3 नंबर में दिया कि प्लेट टेक्टोनिक्स किसने दी है। प्लेट टेक्टोनिक्स देने वाले नाम है मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। इन्होंने ये कहा कि जो प्लेट है वो इर्रेगुलर लिथोस्फीयरिक स्लैब है। लिथो मतलब सतह पे चलने वाला, और जो जनरली दोनों जगह मिलता है, तो ओशन पे भी मिलता है और कॉन्टिनेंट में भी मिलता है। मतलब कॉन्टिनेंट ऊपर, ओशन नीचे, हाथ उल्टा हो गया। सो ये वाला काम इन्होंने कहा, तो यहाँ से ओशियानिक प्लेट निकलती है। अदरवाइज कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। प्लेट ओशियानिक भी है, प्लेट कॉन्टिनेंटल भी है। सो ये नई थ्योरी है। इनके हिसाब से 7 मेजर और 7 माइनर प्लेट्स हैं इनके हिसाब से।
एनसीईआरटी में लिस्ट दी है मैंने, वो इस बार ऐड कर दी है एनसीईआरटी की। मैंने थोड़े से रिवाइज करें नोट्स इसलिए दिए तुमको, पिछली बार वाले नोट्स अलग थे। सो एनसीईआरटी के हिसाब से मॉडर्न अरेंजमेंट मैंने बना दिया, और ये आपसे बहुत साल पहले कहा था, जब आप पैदा हुए थे पीएससी के अंदर, तभी ये काम कहा था कि ज़रा प्लॉट करिए कि प्लेट्स कहाँ हैं, प्लेट्स की बाउंड्रीज़ बनाएं, उसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाले फोर्सेस लगाएं, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ब्लॉक माउंटेन कहाँ है, फोल्ड माउंटेन कहाँ है, ट्रांसफॉर्म प्लेट कहाँ है, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब ये प्लेट्स आपस में हमेशा मूव करती रहती हैं, तो हमारे पास 3 तरह की प्लेट्स आ जाती हैं। अब वो 3 तरह की प्लेट मेरे ख्याल में सबसे पहले डाल दी है मैंने पेज नंबर 2 पर। तो एक होती है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। अब यहां हम बनने बैठते हैं भैया डिप्टी कलेक्टर डीसी, बस ये डीसी को याद रखना प्लेट टेक्टोनिक्स में, सीसी नहीं होगा, डीडी नहीं होगा, हमेशा सीडी होगा या डीसी होगा। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री इज डाइवर्जेंट, सीडी। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री इज डिस्ट्रक्टिव, अगेन सीडी। और एक होती है ट्रांसफॉर्म या स्लाइड पास, जहां पे दोनों एक दूसरे से नहीं टकरा रहे लेकिन आपस में रगड़ खाते हुए चल रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जिसे कहा जाता है वो कैलिफोर्निया आता है। वहाँ पर सैन एंड्रियास फॉल्ट है, जो कहा जाता है कि अगर भयंकर वाला अर्थक्वेक, ओवर ड्यू है वहाँ अर्थक्वेक, जिस दिन आया उस दिन कैलिफोर्निया शायद पता नहीं क्या हुआ। कैलिफोर्निया इज़ टॉप रिचेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए। कैलिफोर्निया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट, इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जीडीपी के अंदर। अब जो डिस्ट्रक्टिव होती है उसे कहते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग हमेशा कंप्रेशनल फोर्सेस से चलती है, कंप्रेशन होता है, अभी हमने बात करी थी। अब वो जब फोर्सेस लगते हैं तो 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज मिलती हैं, या तो वो होगी ओशन की, एक ओशनिक प्लेट बाउंड्री दूसरे ओशनिक प्लेट बाउंड्री से टकराएगी। जब भी ये टकराएगी डेंसर वाली प्लेट नीचे जाएगी, नीचे जाने को कहते हैं सबडक्ट होना, सबडक्शन। दूसरी वाली बाउंड्री मिलेगी कॉन्टिनेंट की, इसके अंदर भी डेंसर प्लेट नीचे जाएगी, रिलेटिव डेंसर प्लेट नीचे जाएगी, वोल्केनिसिटी होगी, फोल्ड माउंटेन्स खड़े होंगे। अगला बनता है हमारा तीसरा वाला ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल। हमेशा ओशियानिक प्लेट नीचे जाएगी, हमेशा। अब इंडिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई और इंडियन प्लेट सबडक्ट हो रही है, क्यों? डेंसर है। क्यों? इसका इरोजनल फैक्टर ज़्यादा है ना। देखिए, लाइट इन डेंसिटी और डेंस इन डेंसिटी। लाइट का मतलब हुआ जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होगा। हिमालयाज़ में सेडिमेंट्री डिपॉजिशन बहुत ज़्यादा है, गंगा ब्रह्मपुत्रा इंडस के प्लेन्स में सेडिमेंट्री का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, पेनिनसुला में सेडिमेंट्री डिपॉजिट इतना नहीं है, इग्नियस रॉक कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा है। बहुत बड़े इलाके के अंदर हमें आर्कियन चट्टानें मिलती हैं, याद आया? मैपिंग करी थी आपने, मगर रिवाइज नहीं करा होगा ना। बोले तो हो गया, बस सब कुछ आ गया हमको, तो अभी कुछ नहीं आया। फिर एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में हम फिर करने बैठेंगे, पता चला उतना ही समय लगेगा। समय बचाना है, रेगुलर रिवाइज करना है। अगर आप विदाउट फेल रिवीजन करोगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप एग्जाम निकाल लोगे। नॉलेज से आप क्लास में रहकर फेल नहीं होते, कभी फेल नहीं होगे नॉलेज से। क्लास में, घर पे बैठ के आप फेल हो सकते हो, क्लास में आप नॉलेज बेस्ड फेल नहीं होगे। कितना नॉलेज है? पिछले एग्जाम का हमने आपको बता दिया कि 80 के आसपास तो आप किसी भी दिन जा सकते थे। नॉलेज है, लेकिन आप नॉलेज कहाँ गंवाओगे? रिवाइज नहीं करके। सिर्फ रिवीजन एक की है, पढ़ना अपनी जगह है। घर पर अकेले बैठ के पढ़ रहे, एक ही जगह फंस गए, फंसे रह जाएंगे। हमें पता नहीं रहेगा कि किस जगह पे क्या करना है। वहाँ रिवीजन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, लगातार इतना माल भर गया दिमाग के अंदर, इतने रिवीजन ऑटोमेटिकली हो गए तो निकल जाएगा। वो देना है उतना समय, 5, 7, 8 साल, 10 साल, या पहले अटेम्प्ट में नौकरी लेना है, पहले अटेम्प्ट में लेना है रिवाइज करना है, पहले अटेम्प्ट में लेना है लिखना है। प्रॉपर तरीका जो है वो सिखाता हूं मैं आपको, उस तरीके से काम करना चालू करो, नहीं रुकोगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है नहीं रुकोगे। हिम्मत हार जाओ, छोड़ दो, बात अलग है। हिम्मत अगर हार गए तो बाकी जो लोग लगे रहते हैं वो एग्जाम निकालते हैं, जो लोग छोड़ देते हैं उनकी नहीं निकलती। लगे रहोगे, सही तरीके से लगे रहोगे, निकल जाओगे। जो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स का, बाउंड्रीज समझ में आ गई। जहाँ पे 2 बाउंड्रीज कन्वर्ज हो रही हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्स होगा, ऐसा वाला माउंटेन्स खड़े होंगे। कौन अंदर जाएगा? डेंसर। तो इंडिया वाली प्लेट समझ में आ गई, डेंसर है, रिलेटिव, सिंपल। ठीक है, तो आज हम यहाँ रुकेंगे। एनी क्वेश्चंस? 1 घंटा 3 मिनट क्लास अभी पता भी नहीं चलता ज्योग्राफी पढ़ाओ तो। एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन में? एनी क्वेश्चंस?
ये रेगुलर पूछा जाता है मेंस में, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है इसके ऊपर। ठीक है, मिल रहा हूँ थोड़ी देर में। पंचायत।